हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्यों ने लगभग 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के 185 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। देखिए, अशोक एक योगी शासक था। उसके बाद ही मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर मौर्य साम्राज्य का पतन कर दिया और शुंग वंश की स्थापना की। अच्छा, देखिए, मौर्यों के पतन के अनेक कारण थे। सबसे पहला कारण क्या था? देखिए, राजतंत्रात्मक शासन का अस्थायित्व राजा की योग्यता और उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार अशोक एक शक्तिशाली और कर्मठ शासक थे। अशोक के पश्चात कोई योग्य शासक नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। उसके उत्तराधिकारियों की निर्बलता का लाभ उठाकर मौर्य साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अशोक ने कश्मीर को स्वतंत्र घोषित कर दिया। देखिए, क्या था, राजतंत्रात्मक शासन जो होती है उसकी आधारशिला राजा और उसके योग्यता पर निर्भर करती है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक बहुत शक्तिशाली शासक था, लेकिन अशोक इन शासक के बाद जो हुए उसका कोई अशोक के पश्चात जो कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो योग्य था। अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण क्या होगा? केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी। दूर दूर के जो राज्य थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। दूसरा देखिए, जहाँ एक ओर स्वतंत्र राज्यों की होड़ थी, वहीं दूसरी ओर प्रांतीय शासक केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाकर मनमाने ढंग से शासन कर रहे थे। अत्याचारी शासन से उबकर जनता समय समय पर विद्रोह करती थी। अशोक के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तक्षशिला, उज्जैन, कलिंग आदि प्रांत अशोक के बाद स्वतंत्र हो गए। देखिए, जैसे जो अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण अशोक के बाद कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं निकला। अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण जहाँ एक ओर छोटे छोटे राज्य जो थे वह स्वतंत्र होने लगे और वहीं पर दूसरी ओर जो थे वहीं जो केंद्रीय सत्ता जो थी वह कमज़ोर हो गई थी, जिसके कारण जो वहाँ के जो पदाधिकारी थे वह उसका लाभ उठाकर मनमाने ढंग से कर वसूल करने लगे। जनता जो इस टाइप के अत्याचारी शासन से जो प्रांतीय जो पदाधिकारी थे उसके अत्याचार से तंग उब गई थी और समय समय पर जनता विद्रोह करती थी। अशोक के समय में भी विद्रोह हुआ था। अशोक के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तक्षशिला, उज्जैन, कलिंग आदि प्रांत जो थे वो धीरे धीरे अशोक के बाद स्वतंत्र होने लगे। मौर्य साम्राज्य में करों की अधिकता थी। मौर्यों ने धन संग्रह के लिए जो साधन अपनाए थे वह सर्वथा श्लाघ्य नहीं थे। मतलब कि जो साधन जो मौर्य साम्राज्य में इतने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए जो कर संग्रह के लिए जो नीति अपनाया गया था वह सही नहीं था। बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए तरह तरह के कर लगाए जाते थे। अशोक की दानशीलता के कारण राजकोष खाली हो गया था। अशोक की मृत्यु के बाद अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई और राज्य की आय में कमी आ गई। धनाभाव के कारण साम्राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। देखिए, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए राजा को, अशोक और उसके उत्तराधिकारी को तरह तरह के कर लगाने पड़े। और दूसरी बात ये थी, अशोक की जो दान की नीति थी उसके चलते भी राजकोष खाली हो गया था। अशोक एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन अयोग्य शासक के टाइम में क्या हो गया कि अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई और धन और राज्य की आय में कमी आ गई। अराजकता की स्थिति हो गई, राज्य की आय में कमी आ गई, जिसके चलते राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए,
उत्तर मौर्यों के शासनकाल में साम्राज्य का क्रमिक पतन हुआ। साम्राज्य के विघटन के बाह्य आक्रमणकारियों को आमंत्रित किया। एंटियोकस 223 ईस्वी पूर्व से लेकर 143 इसका कार्यकाल है, ने भारत पर आक्रमण किया। बाण के आधार पर यह कहा जाता है कि अंतिम मौर्य शासकों ने सैनिकों से संपर्क रखना छोड़। देखिए, बाण के आधार पर यह कहा जाता है, बाण एक राइटर था जिसके आधार पर जिसने कहा है कि अंतिम मौर्य शासकों ने धीरे धीरे सैनिकों से संपर्क रखना छोड़ दिया था। अशोक के अहिंसात्मक नीति से भी सैनिक शक्ति का ह्रास हुआ था। पुष्यमित्र शुंग ने बड़ी आसानी से 184 ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ को मारकर गद्दी पर अधिकार कर लिया था। देखिए, उत्तर मौर्य के मतलब अशोक के बाद जो शासक आए, धीरे धीरे उनके साम्राज्य का पतन होने लगा। विघटन के कारण जो धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता जब कमज़ोर होने लगी, तो ये जो कमज़ोर के कारण बाह्य आक्रमणकारियों को ये लोग आकर्षित किया। बाण के जो एक समय का राइटर था, वह कहता था कि अंतिम मौर्य शासक जो थे वह सैनिकों से संपर्क रखना भी छोड़ दिए थे। और दूसरा ये भी कारण माना जाता है कि अशोक के अहिंसात्मक नीति के कारण भी सैनिक शक्ति का ह्रास हुआ, जिसके चलते पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को मार करके गद्दी पर अधिकार कर लिया था। अशोक की मृत्यु के 25 वर्ष के भीतर जो यूनानी फौजें थी वह हिंदू कुश पर्वत को पार करने लगी थी। अशोक की मृत्यु के तुरंत बाद उसका पुत्र जलौक जो था वह स्वतंत्र हो गया और कश्मीर पर राज्य करने लगा। वीरसेन ने अशोक के उत्तराधिकारी से गंधार छीन लिया। विदर्भ और बारार भी हाथ से निकल गए। ईस्वी पूर्व 206 में मौर्य साम्राज्य का क्रमिक पतन शुरू हो गया था। देखिए, अशोक के भीतर जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होने लगी, अयोग्य उत्तराधिकारी थे, तो उसके 25 वर्ष के भीतर ही जो यूनानी फौजें, जो विदेशी ताकतें थीं, वह हिंदू कुश पर्वत को पार करने लगी थी। हिंदू कुश पर्वत जो था ना, वह अशोक के साम्राज्य का एक सीमा थी। अशोक की मृत्यु के तुरंत बाद ही उसका पुत्र जलौक स्वतंत्र हो गया था और वो कश्मीर पर शासन करने लगा था। वीरसेन जो अशोक के उत्तराधिकारी जो था, वीरसेन अशोक के उत्तराधिकारी से उसने गंधार भी छीन लिया था। विदर्भ और बरार भी उसके अशोक के उत्तराधिकारी के हाथ से निकल गया था। इस तरह से 206 ईस्वी पूर्व से मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू। मौर्य साम्राज्य के पतन में कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक का भी उत्तरदायित्व था। जो विद्वान अशोक को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मानते हैं, उनका कहना है कि अशोक ने साम्राज्य विस्तार के स्थान पर शांति, अहिंसा और धर्म विजय की नीति अपनाई। दूसरा था सैनिक शक्ति का ह्रास हुआ। साम्राज्य ब्राह्मण प्रतिक्रिया का शिकार हुआ। धर्म प्रचार में लगे रहने के कारण उसका शासन दुर्बल हो गया था। मतलब धर्म प्रचारण का अशोक का शासन दुर्बल हो गया था। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। दानशीलता के कारण कोष खाली हो गया। पतन का एक कारण अति केंद्रीकरण भी था। धर्म घोष से युद्ध की कला में लोग निपुण नहीं थे। इन सभी कारणों से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद में जानिए क्या होता है। देखिए, एक ये भी याद रखना होगा कि अशोक एकमात्र आदर्शवादी शासक नहीं था, बल्कि एक कुशल व्यवहारिक शासक था। अगर कनिक लड़ाई के बाद उसका साम्राज्य हमें थोड़ा सा भी घटता तो हम कह सकते थे कि वह एक असफल था, लेकिन युद्ध के बाद उसका प्रभाव बढ़ता ही चला गया। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद उसके अफसर दौरे पर जाते थे। देखिए, याद रखना होगा कि अशोक मात्र एक आदर्शवादी शासक ही नहीं था, बल्कि एक कुशल व्यवहारिक शासक भी था। कनिक लड़ाई के बाद यदि उसका साम्राज्य थोड़ा सा भी घटता तो हम कह सकते थे कि वह एक असफल शासक था, लेकिन युद्ध के बाद उसका प्रभाव बढ़ता ही चला गया। और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद उसके अफसर दौरे पर निकलते और समस्त राज्य की सूचना देते थे।
उसके अभिलेख में कहीं भी विदित नहीं है कि उसने अपनी सेना को भंग कर दी थी। संपूर्ण साम्राज्य पर उसका एक छत्र राज था। कहा जाता है कि अशोक ब्राह्मण विरोधी नहीं था। कहा जाता है कि अशोक जो था, अशोक के समय साम्राज्य ब्राह्मण प्रतिक्रिया कैसे करता है, लेकिन ये नहीं है। अशोक ब्राह्मण विरोधी नहीं था, बल्कि ब्राह्मणों का वो आदर करता था। पुष्यमित्र शुंग को सेनापति नियुक्त किया जाना इसका एकमात्र उदाहरण है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि अशोक जो था मौर्य साम्राज्य के पतन का उत्तरदायी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।